इस लेक्चर वीडियो में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट फज़ी लॉजिक। फज़ी और क्रिस्प का हमने डिफरेंस पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि जो हमारा क्लासिकल सेट होता है उसको हम क्रिस्प सेट भी कहते हैं, जिसकी लिमिटेशन क्या है कि उसमें बिलोंगिंगनेस किसी भी एलिमेंट की किसी सेट में या तो होगी या नहीं होगी। फज़ी कहता है कि आप एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा सेट में भी आ सकता है विद सम डिग्री। तो ये बताता है कि किसी सेट में किसी एलिमेंट की बिलोंगिंगनेस कितनी है ना, उसको 0 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू में उसकी बिलोंगिंगनेस को वो शो कर सकता है। क्रिस्प फज़ी रिलेशन के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए हम पहले स्टडी करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पहले समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किन्हीं भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम कैसे शो करते हैं, ए क्रॉस बी। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, एक एलिमेंट ए सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट में से आएगा, तो वो कहलाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए इज़ इन ए एंड बी इज़ इन बी। स्मॉल ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स। स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का और स्मॉल बी एलिमेंट है कैपिटल बी वाले सेट का। सो इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन, दैट इज़ अ टेबल कैन बी क्रिएटेड by taking the Cartesian product of a set of rows and set of columns। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक A सेट है जिसमें है 1 2, एक B सेट ले लेते हैं जिसके अंदर है 3 4। तो A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता है कि जो पहले वाला एलिमेंट है उसको आपने देखिए हमने लिखा 1 3, 1 की आपकी मैपिंग 3 से भी है और 1 की मैपिंग 4 से भी है। सिमिलरली फिर आप सेकेंड एलिमेंट लेंगे, सेकेंड में लिखा हुआ है 2, सो 2 का आप मैपिंग दिखाओगे 3 के साथ और 2 की मैपिंग हो गई 4 के साथ, है ना। तो हर एक एक एलिमेंट की मैपिंग दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ होती है, तो ये पूरा एक कंप्लीट बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट में मैं ये क्या चाह रही हूँ कि एक रिलेशन किस तरह से डेवलप कर रही हूँ कि इस तरह का एक सेट बने रिलेशंस का या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, जिसमें जो ए एलिमेंट है वो बी से छोटा हो, है ना। ए जहाँ पर ए सेट से है, बी जहाँ पर बी सेट से है, कैपिटल बी से है, और हम क्या रिलेशन बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना रहे हैं, वेयर ए लेस देन बी। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये टोटल जो चारों पेयर बने हुए हैं, तो कंप्लीट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज़ मैं इसको चेंज कर दूं और मैं लिखूं कि ऐसा कोई बनाए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसा एक रिलेशन बनाए जिसमें हो a ग्रेटर देन b, तब वो रिलेशन कैसा आएगा, एम्प्टी, क्योंकि ऐसा एक भी वैल्यू यहाँ पर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं बनेगा जहाँ पर जो एलिमेंट a हो वो एलिमेंट b से बड़ा हो, क्योंकि सारे ही क्या हैं, छोटे हैं, क्योंकि a में क्या है 1 2 और b के अंदर है 3 and 4। इसी को आप देखिए, अगर हम एक टेबल की फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो मान लीजिए मैं एक रिलेशन है जैसे 1 3 और 2 4, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो देखिए 1 और 2 ए सेट से लिख लिया, 3 4 हमने बी सेट से लिख लिया। तो अब कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं, 1 3। तो 1 3 देखिए इस रिलेशन में 1 3 है तो हमने वहाँ पर लिख दिया 1। उसके बाद बना 1 4, 1 4 नहीं है तो क्या लिख दिया हमने, 0। सिमिलरली वी कैन डू विद द सेकेंड रो। सेकेंड रो पे आइए, पहला बनेगा 2 3, 2 3 इस रिलेशन में नहीं है तो क्या आ गया, 0। 2 4 प्रेजेंट है तो उसमें हमने लिख दिया 1। तो 1 और 0 की फॉर्म में भी हम इस तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे, जो नहीं है वहाँ पर हम कर देंगे 0। तो इस तरह से हम एक क्रिस्प रिलेशन शो करते हैं। सिमिलरली आपका जो फज़ी रिलेशन है बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ उसमें एक चीज़ क्या ऐड हो जाएगी, उसकी डिग्री, दैट मीन्स द मेंबरशिप फंक्शन भी ऐड हो जाएगा और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए, अ क्रिस्प रिलेशन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन, इंटरैक्शन और
interconnectedness between the elements of two or more sets. This concept can be generalized to allow for various degrees or strength of relation or interaction between elements. Degrees of association can be represented by membership grades. जैसे आपको पता है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं फजी में म्यू से, म्यू सिंबल जो है वो क्या शो करता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो फजी रिलेशन में हम मेंबरशिप ऑपरेशन भी साथ में यूज़ कर लेंगे। सो इन द सेम वे एज डिग्रीज ऑफ सेट मेंबरशिप आर रिप्रेजेंटेड इन द फजी सेट। सो in fact, just as a crisp set can be viewed as a restricted case of the more general fuzzy set concept, the crisp relation can be considered to be a restricted case of fuzzy relations. Restricted case कैसा हो जाएगा? क्योंकि crisp relation क्या शो करता है कि या तो जो आपका relation है 0 है या 1 है। fuzzy क्या शो करता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और between 0 and 1 भी हो सकता है ना। तो ये कंटिन्यूस मैपिंग की तरह शो करता है, जबकि जो क्रिस्प है वो एक डिस्क्रीट मैपिंग की तरह शो होगा। डिस्क्रीट मतलब जिसमें 0 और 1 ही आते हैं, फजी मतलब जिसमें 0 और 1 भी आएगा, साथ में क्या हो सकता है उसके 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। सो अ फजी रिलेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑर्डिनरी रिलेशन। इट अलाउ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब जिसमें आप कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, सच एज एक्स एंड वाई आर ऑलमोस्ट द सेम। हम एक्स इक्वल टू वाई नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट द सेम। और लाइक जेड इज़ मच बिगर देन डब्लू, है ना, मच बिगर कह रहे हैं, कितना वो नहीं बता रहे, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, अप्रॉक्सीमेशन बता रहे हैं। तो इस टाइप के रिलेशंस जो हैं आपके वो फजी रिलेशंस कहलाते हैं। तो फजी रिलेशन में क्या हुआ, आपके पास एक्स और वाई आ गए, एक्स कैपिटल एक्स में से आ गया, वाई हमारा कैपिटल वाई में से आ गया। दो कोई भी फजी सेट्स हो सकते हैं, उन दो फजी सेट्स के बीच में आप एक फजी रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। कैसे आएंगे वो? फजी ऑर्डर्ड पेयर आएगा और ऑर्डर्ड पेयर के अलावा वो साथ में क्या आएगी, उसकी डिग्री भी आएगी, है ना। एक्स और वाई से जो कॉमन डिग्री निकल के आएगी वो भी हम यूज़ करेंगे। और एक एग्जांपल से अगर आप उसको समझें, मान लीजिए हमने कहा कि एक हमारे पास लेट से हमने कहा कि गुड, जैसे हमने कहा गुड स्टूडेंट्स, और एक हमने कहा लाइक बैड स्टूडेंट्स, है ना। सपोज़ गुड स्टूडेंट्स को बिलोंग करता है मान लीजिए ABC। तो ABC अगर हम A को गुड में दिखा रहे हैं तो हम बैड में नहीं दिखा सकते। तो A की जो अपीयरेंस है या तो गुड में होगी या बैड में होगी, दोनों जगह नहीं है। पर अगर हम फजी की बात करें तो फजी में क्या कर सकते हैं हम, गुड, जैसे हमने कहा A को हमने गुड में भी दिखा दिया और बैड में भी दिखा दिया। कैसे कि गुड में सपोज़ हमने गुड में उसके साथ उसकी डिग्री जो जोड़ी वो जोड़ दी सपोज़ 0.7, तो 0.3 हम किस में दिखा सकते हैं, बैड में दिखा सकते हैं। कि मेंबरशिप डिग्री उसकी हमने कहा कि गुड वाले सेट में तो उसकी 0.7 है, पर बैड वाले सेट में उसकी 0.3 है ना। कि पूरी तरह से उसमें सारी की सारी क्वालिटीज़ अच्छी भी नहीं है, कि ही इज़ मोर ऑफ गुड काइंड, और उसमें कुछ पॉइंट्स नेगेटिव हैं। तो हमने उस ए को, तो कोई फजी अगर आप देखें तो फजी में आपका कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा जगह हो सकता है विद डिफरेंट मेंबरशिप डिग्रीज, बट क्रिस्प सेट के अंदर एक ही बार में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा सेट के अंदर अपीयर नहीं हो सकता, है ना। या तो वो सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। नाउ आई होप बाय दिस एग्जाम्पल now you are clear with what is a crisp relation and what is a fuzzy relation. ज़्यादा अब डिस्कस करते हैं अबाउट मेंबरशिप फंक्शन, इसको और डिटेल में देखते हैं। जिस हम म्यू की जिसकी बात कर रहे हैं तो मेंबरशिप फंक्शन कहलाता है वो म्यू। तो फजी सेट्स आर अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन फजी लॉजिक, अनलाइक क्रिस्प सेट वेयर एन एलिमेंट ईदर बिलोंग्स टू द सेट और डज नॉट बिलोंग, है ना। मेंबरशिप डिग्री या तो 1 होगी या 0 होगी। फजी सेट क्या कह रहा है, फजी सेट में पार्शियल मेंबरशिप भी है, इसमें कुछ भी डिग्री हो सकती है बिटवीन 0 and 1। फजी सेट आर डिफाइंड बाय देयर एसोसिएटिव मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन बताता है कि ये मेंबरशिप डिग्री वेरी करती है फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़।
दिस फंक्शन आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फजी लॉजिक। देखा जाए तो पूरा का पूरा जो फजी लॉजिक है वो एंटायरली मेंबरशिप फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। इस मेंबरशिप फंक्शन की वजह से ही वो क्रिस्प लॉजिक से अलग है। दे आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। तो फजी लॉजिक कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप? फजी कंट्रोल सिस्टम्स में, इन्फ्रेंस सिस्टम्स में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में, पैटर्न रिकॉग्निशन में एंड मैनी मोर, है ना। जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर आपका एक वास्ट एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, नॉइसी डेटा है, मीन्स आप अनसर्टेन है, आपके इनपुट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं? फजी लॉजिक से मैप कर सकते हैं। So a membership function, often denoted as mu ax, associates each element x from the universe of discourse with a membership degree. Mu ax that represents the degree to which x belongs to the fuzzy set A, है ना। किस डिग्री में, कि म्यू बताता है कि A सेट को जो x एलिमेंट है वो कितनी डिग्री में प्रेजेंट है। मेंबरशिप फंक्शन कैन टेक वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसके डिफरेंट कर्व्स हैं, अब आगे आप पढ़ेंगे किस किस तरह का मेंबरशिप फंक्शन हो सकता है। और कॉमन टाइप मेंबरशिप फंक्शंस हैं, जैसे ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजोडियल है, गॉसियल, दीज आर द नेम्स। इनके ग्राफ हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं अभी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरियस फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आता है और इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली 3 फीचर होते हैं, बहुत ही ईजी है इनको समझना। कोर हम कब कहते हैं? कि जब आपका डिग्री जो है ना, डिग्री अगर एग्जैक्टली 1 है, किसी भी एलिमेंट की जो मेंबरशिप है, अगर वो मेंबरशिप पूरी है, फुली बिलोंग कर रहा है, 1 है, तो उसको हम कहेंगे कोर। सपोर्ट कब कहेंगे? अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन 0 है। किसी भी एलिमेंट की जो डिग्री है, मतलब वो प्रेजेंस, जो उसकी प्रेजेंस है किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट। बाउंड्री कब कहते हैं? जब उसकी 0 से तो ज़्यादा है बट 1 से कम है। पूरी 1 हो जाएगी तो कोर कहलाएगा, ग्रेटर देन 0 होगी तो सपोर्ट कहलाएगा, और अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसको हम कहेंगे बाउंड्री। इसे आप इस एग्जाम डायग्राम से समझ सकते हैं इजीली। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमारी इनपुट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और वाई एक्सिस पे हमने म्यू लिया है, मेंबरशिप ली हुई है, मेंबरशिप फंक्शन यानी कि डिग्री ली हुई है। तो डिग्री कहाँ लाई करती है? बिटवीन 0 एंड 1। तो जहाँ पर आप देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कोर, तो ये जो ट्रेपेजोडियल सी फिगर है आपका ट्रेपेजियम की तरह है, इसमें यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो एग्जैक्टली 1 वाले हैं वो कहलाता है कोर। 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो देखिए बाउंड्री, है ना। ये जो 2 आपकी यहाँ पे लाइंस हैं, आई विल शो यू। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है आपका, है ना, ये एग्जैक्टली पॉइंट 1 है। यहाँ पर भी देखें तो पूरा कंप्लीट 1 है। तो ये वाले आपका हिस्सा जो है ये कहलाएगा कोर। और इससे इधर की तरफ भी बाउंड्री है और इधर की तरफ ये भी बाउंड्री है। और अगर हम ये बीच वाला हिस्सा देखें तो ये सब क्या है? ग्रेटर देन 1 वाले हैं। तो यहाँ कहलाता है 0 से ज़्यादा वाले जितने होंगे पॉइंट्स, वो एलिमेंट्स वो कहलाएंगे सपोर्ट। तो ये 3 फीचर्स होते हैं आपके कोर, सपोर्ट एंड बाउंड्री। इसी तरह से आप इनको विजुअलाइज कर सकते हैं डिफरेंट इसमें शेप्स। देखिए, अगर कोई मेंबरशिप फंक्शन इस तरह का ग्राफ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये होता है हमारा ट्रायंगुलर, है ना। ये टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ट्रेपेजोडियल, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी दिखाया था मैंने आपको, इस तरह का ग्राफ, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आता है ये हमारा ट्रेपेजोडियल होता है। सिंगलटन मतलब सिंगल वैल्यूज़ है, देखिए 0 या 1, है ना, 1 1, तो ये सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगलटन टाइप की मेंबरशिप है। ये वाला इस तरह का ये जो ग्राफ आता है ये होता है गॉसियन, है ना। इस तरह के जो प्लेटू बन के आते हैं ये कहलाते हैं गॉसियन। और अगर हम पॉलिनोमियल काइंड में चले जाएं तो ये कहलाता है पीस वाइज लीनियर, है ना। कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह की अगर लाइंस आ रही हैं तो वो मेंबरशिप हमारा कैसा होता है? पीस वाइज लीनियर। ये ज़्यादातर जब आपके एलिमेंट्स पॉलिनोमियल नेचर के होते हैं तब ये आपका इस टाइप का
जो मेंबरशिप फंक्शन है उससे इस तरह के ग्राफ आते हैं नज़र। तो विजुअलाइजेशन है, देखें अगर हम, तो मेंबरशिप फंक्शन आर टिपिकली विजुअलाइज्ड एज कर्व और ग्राफ वेयर द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इनपुट वैल्यूज़, जो हमने अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा था। एक्स एक्सिस है ना, ये सारे जो एक्स एक्सिस हैं ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट वैल्यूज़ को, और जो वाई एक्सिस है वो होती है हमारी मेंबरशिप डिग्री, है ना, वाई एक्सिस होती है मेंबरशिप डिग्री। So these curves provide a clear representation of how the membership degree change across the universe of discourse. Universe of discourse मतलब जो भी आपने सेट बनाया है, जो भी एलिमेंट्स या जो भी आपका जो इनपुट है वो किस यूनिवर्स से, किस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, उसी के हिसाब से हमारे डिफरेंट फॉर्म्स के ग्राफ या कर्व ड्रॉ होते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरफेरेंस इन फजी लॉजिक, या इसको आप इन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि आप कैसे एक क्रिस्प इनपुट का फजीफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो कैसे एक नॉलेज बेस में जाता है, क्या डेटा बेसिस यूज़ होते हैं, क्या रूल्स का कॉन्सेप्ट आता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, और फिर वापस से किस तरह से आप चीज़ों को डीफजीफाई करते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फजी लॉजिक। So in fuzzy logic, interference refers to the process of making decisions or drawing conclusions based on fuzzy sets and fuzzy rules। कि आपके पास जो भी एक फजी नेचर की एक अनसर्टेनिटी अगर आई है तो उसमें किस तरह के रूल्स लगा के आप एक सर्टेनिटी की तरफ जाएंगे या कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। So it is a crucial step in fuzzy logic system that involve combining the fuzzy information obtained from the inputs to produce meaningful and actionable output। है ना, जो आपकी इनपुट्स क्लियर नहीं है, जहाँ पर आपके इनपुट्स क्लियर नहीं है वहाँ से आप क्या फजी लॉजिक डेवलप करके किस तरह से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। तो ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बनता है हमारा फजी लॉजिक का, जिसको हम या इन्फ्रेंस इंजन की तरह भी देख सकते हैं। तो क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? फजी रूल बेस होगा, उसमें क्या होंगे, कोई भी इफ़ देन के रूल्स होंगे कि इफ़ मतलब क्या क्या ये कंडीशंस हैं, देन मतलब क्या क्या आप उससे फिर उसका रूल क्या निकाल रहे हो, क्या आप कंक्लूड करोगे कि ये सिचुएशन है तो इस तरह से वर्क करे, ये सिचुएशन है तो इस तरह से वर्क करे, तो वो कहलाते हैं सारा रूल बेस। डेटाबेसेस दैट इट डिफाइंस द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ द फजी सेट यूज्ड इन द फजी रूल्स। देन डिसीजन मेकिंग होगी, रूल्स का इवैल्यूएशन होगा, दैट इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन रूल्स, कि जो भी रूल्स डिफाइन हुए उसके हिसाब से क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन लेना है, दैट मीन्स अ सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आप क्लियरली इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। फजीफिकेशन की एक इंटरफेस यूनिट है जो क्या करेगा, क्रिस्प क्वांटिटीज़ को फजी क्वांटिटीज़ में चेंज करेगा, और डीफजीफिकेशन क्या कर देगा, वापस से क्या करेगा, जो आपकी फजी क्वांटिटीज़ हैं उनको क्रिस्प क्वांटिटीज़ में चेंज कर देगा। तो दिस इज़ हाउ दिस इन्फ्रेंस इंजन वर्क्स, और यू कैन से द इंटरफेरेंस इन फजी लॉजिक। क्या क्या इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द आउटपुट फ्रॉम द FIS इज़ ऑलवेज, FIS इज़ फजी इन्फ्रेंस सिस्टम। सो फजी इन्फ्रेंस सिस्टम की जो आउटपुट होती है वो हमेशा क्या होती है, एक फजी सेट होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनपुट विच कैन बी फजी और किस्म। मतलब आपका जो इनपुट है, इनपुट हमारा फजी भी हो सकता है, क्रिस्प भी हो सकता है, बट जो आपका इसका आउटपुट निकल के आता है वो फजी ही निकलेगा, है ना, कंफ्यूज्ड वाला आता है, बट इसका फिर डीफजीफाई इसको करके हम वापस क्रिस्प में सेट में चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव फजी आउटपुट व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ कंट्रोलर। अ डीफजीफिकेशन यूनिट वुड बी देयर इफ़ FIS टू कन्वर्ट फजी वेरिएबल्स इनटू क्रिस्प। ठीक है, अगर हम एक फ़ज़ी जो हमारी आउटपुट आ रही है इसको हमें क्रिस्प में अगर चेंज करना है तब हमारे पास क्या होगा, एक डीफजीफिकेशन की यूनिट भी होगी। अ फजी इन्फ्रेंस सिस्टम मेक्स इट ईजियर टू मैकेनाइज एनी टास्क। दिस इज़ वाई द फजी इन्फ्रेंस सिस्टम हैज़ फाउंड सक्सेसफुल एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक रोबोटिक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, सीरीज प्रिडिक्शन। तो अगेन these are the areas of soft computing where this model or this type of technique can be used। तो अगर हम फिर से इसको देखें, एक बार रिकैप करें, फजी लॉजिक आर्किटेक्चर या जो हमने ये ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया,
क्या क्या था इसके अंदर? पहली इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट हो गया फजी रूल बेस होगा एक। इन फजी लॉजिक सिस्टम देयर इज़ यूजुअली अ प्री डिफाइंड रूल बेस दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फजी रूल्स. Each rule describe a relationship between the input and output of the system using linguistic variables and fuzzy set. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल में देखिए कि आपने दिया लाइक फॉर एग्जाम्पल अ रूल माइट स्टेट दैट इफ टेम्परेचर इज़ कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन इंक्रीज हीटिंग, है ना. एक ये रूल डिफाइन कर दिया कि अगर उसको इनपुट्स कैसे मिल रहे हैं कि टेम्परेचर तो मिल रहा है, टेम्परेचर कोल्ड है और ह्यूमिडिटी हाई हो रही है, तो हमने कहा कि क्या इन्फर करें, क्या रूल डिसाइड कर दिया, देन इट हैज़ टू इंक्रीज द हीटिंग. तो ये हो गया एक रूल. फिर फजीकेशन में क्या हुआ? फजीफिकेशन में बिफोर अप्लाइंग द रूल्स द क्रिस्प इनपुट वैल्यूज़ आर कन्वर्टेड इनटू द फजी सेट्स, है ना. क्योंकि आप रूल फजी वाला रूल तभी तो लगाएंगे. फजी रूल किस पे लगेगा? जब आपके पास जो इनपुट होगा वो फजी फॉर्म में होगा. तो पहले ही बात क्या हुई कि पहले आपको जो भी क्रिस्प इनपुट है उसको फजी में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फजीफिकेशन. ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय फजीफिकेशन. तो क्रिस्प को जब आप फजी में चेंज करते हैं तो वो कहलाता है फजीफिकेशन. दिस स्टेप असाइन डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप टू ईच इनपुट. क्योंकि जो क्रिस्प होगा, क्रिस्प के अंदर डिग्रीज तो नहीं होती हैं, तो मेंबरशिप फंक्शन कब आता है? जब आप फजी बनाते हैं. तो ये स्टेप क्या करेगा? फजीफिकेशन में आप क्या कर रहे हैं? हर एक इनपुट को, जो भी आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं, उनको डिग्री अलॉट करेंगे, है ना, बेस्ड ऑन द फजी सेट डिफाइंड फॉर दोज वेरिएबल्स. फजीफिकेशन अलाउ फॉर रिप्रेजेंटिंग द अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसीजन इनहेरेंट इन द रियल वर्ल्ड डेटा, है ना. कितना अनसर्टेनिटी है, कितनी डिग्री है उसकी, उस हिसाब से आप उसको फजीफाई कर देंगे. देन रूल इवैल्यूएशन. इन दिस स्टेप ईच फजी रूल इज़ इवैल्यूएटेड. जो आपने रूल डिसाइड किया उसको इवैल्यूएट किया जाता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ द इनपुट वेरिएबल, है ना. इन द एडिसिडेंट्स क्या होते हैं? कंडीशंस, है ना. और जो आपने इन्फर करा, जो आपने एक उसके हिसाब से जो भी वो कंडीशन थी उससे जो आउटपुट जनरेट हुई उसको हमने कहा कंक्लूजन, है ना. द रिजल्ट इज़ अ फजी सेट रिप्रेजेंटिंग द कंक्लूजन ऑफ द ईच रूल. देन एग्रीगेशन. एग्रीगेशन क्या हुआ? इवैल्यूएटिंग करने के बाद आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल द रूल्स द रिजल्ट नीड टू बी एग्रीगेटेड, है ना. कि फिर आप उसका क्या करते हैं? सम अप करते हैं कि एक सिंगल फजी सेट आपके पास जो भी रिजल्ट्स आए फिर आप उनको एक जगह पे लेते हैं, है ना. ओवरऑल आउटपुट, है ना, मिक्स करते हैं. तो वेरियस एग्रीगेशन मेथड्स कैन बी यूज, जैसे एक मैक्स मिन हो गया, मैक्स प्रोडक्ट हो गया. ये डिफरेंट तरह के आपके मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं? एग्रीगेशन करते हैं कि एक सिंगल आउटपुट लाने के लिए जितने भी आपके जो रूल्स थे उन रूल से जो चीज़ें या जो आउटपुट्स आए उन सब आउटपुट्स को एक एग्रीगेट वे में, एक समअप करने के में आपको डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. लास्ट स्टेप आ जाता है डीफजीफाई करना. सो द फाइनल स्टेप इज़ टू कन्वर्ट द एग्रीगेटेड फजी सेट इनटू द क्रिस्प आउटपुट वैल्यू एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीफजीफिकेशन. डीफजीफाई करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, इन्हें भी हम आगे स्टडी करेंगे. तो अगर हम इसको समअप करें तो इंटरफेरेंस क्या है या इन्फ्रेंस क्या है एक फजी लॉजिक में? दिस अलाउ फॉर रीजनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसीजन. It can handle situations where input and outputs are described using linguistic term, है ना. linguistic term मतलब जहाँ न्यूमेरिकल टर्म नहीं है. जैसे आपने कहा हॉट है, कोल्ड है, लो है, हाई है. तो ये कुछ ऐसा है कि जिनमें आप डिग्री बता सकते हैं, है ना. हॉट है तो कितना हॉट है, हाई है तो कितना हाई है, या लो है तो कितना, है ना. तो रादर देन प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जगह हमारे पास क्या होती हैं? इस तरह की अलग तरह की आपकी लिंग्विस्टिक टर्म्स होती हैं. फजी लॉजिक इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंट्रोल सिस्टम्स, डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स वेयर डीलिंग विद अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इज़ कॉमन, है ना. तो बेसिकली कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन हो फजी लॉजिक की? बेसिकली उन एरियाज़ में फजी लॉजिक हेल्प करता है जहाँ पर आपके जो इनपुट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं ना, अनसर्टेनिटी जहाँ पर होती है. नेक्स्ट विल डिस्कस फजी मॉडल्स. पॉपुलर फजी इन्फ्रेंस सिस्टम्स.
ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक मॉडल्स काफ़ी सारे हैं बट दीज टू आर द मोस्ट कॉमन। एक तो है मेमदानी फजी मॉडल, एक है सुजैनो फजी मॉडल। द कोर डिफरेंस बिटवीन दीज फजी इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर फजी रूल्स, है ना। जैसे आपने अभी पढ़ा रूल बेस, पूरा वो इन्फ्रेंस का कि एक रूल बेस है ना, उस एग्रीगेट करते हैं या अपने फजीफाई करते हैं, फिर कुछ रूल्स लगाते हैं, डी फजीफाई करते हैं। तो वो कंडीशंस जो हैं आपके, कंडीशन से जो रिज़ल्ट आ रहा है ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो इन मॉडल्स में डिफरेंट होता है। मेन जो डिफरेंस है इन मॉडल्स का वो इंटरप्रिटेशन का है ना, कि और क्या चीज़ उनके जो डीफजीफाई करने के प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। देखिए सबसे पहले आता है इब्राहिम ममदानी फजी मॉडल। इसके स्टेप्स क्या हैं, तो अगर आप इतने स्टेप्स भी याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे इन मॉडल्स में, तो आपको सिर्फ मेन स्टेप्स पता होना चाहिए कि स्टेप्स कैसे इसके हैं आउटपुट लाने के। पहले तो डिसाइडिंग अ बंच ऑफ फजी प्रिंसिपल्स, then fuzifying the inputs with the element of info participation, then amalgamating the fuzzified inputs according to the, ये जो आपने एग्रीगेशन पढ़ा था, तो इसमें क्या करता है ये फजी, जो भी हमारे फजी इनपुट अकॉर्डिंग टू द फजी गाइडलाइंस टू डिस्कवर अ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, है ना। फजीफाइड जो आपके इनपुट्स हैं उनको वो क्या करता है, जो भी हम उसके गाइडलाइंस हैं, फजी गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से उसको मिक्सअप करता है। Then finding the after effect of the standard by summarizing the standard strength with the yield participation work, combining the outcomes to get the yield convenience, है ना। पहले उसने क्या किया, जो भी इनपुट्स थे इनपुट्स को अकॉर्डिंगली फजी रूल्स के हिसाब से लगाया। उसके बाद उसने क्या किया, जो भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ डेवलप हुई उसमें उसने चेक किया किस इनपुट का कितना पार्टिसिपेशन था, और फिर उसने सारे जो आउटकम्स थे उनको कंबाइन किया। देन परफॉर्मिंग डीफजिफिकेशन ऑफ द आउटपुट डिस्पर्जन। जो टाकी सुजैनो फजी मॉडल है इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर भी फजीफाइंग द इनपुट्स है। द इनपुट्स ऑफ द सिस्टम आर मेड फजी। इसके बाद ये फजी ऑपरेटर लगाता है। द फजी ऑपरेटर मस्ट बी अप्लाइड टू गेट द आउटपुट। किस तरह से इसका रूल है, देखिए रूल फॉर्मेट कि जैसे दिया इफ़ 7 इक्वल टू एक्स 9 इक्वल टू वाई, तो आउटपुट इसकी किस तरह से आएगी, ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी। ये किससे है, ये सिमिलर है इससे। चेंज क्या है इसका, चेंज अ रूल कॉन्सिक्वेंट दैट इंस्टेड ऑफ अ फजी सेट, ये क्या यूज़ करता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करता है ना। बेसिकली जो आपको, अगर हम इसको मैं भी आगे कंपेयर करेंगे, ये जो सुजैनो फजी मॉडल है ये कंप्यूटेशनल मॉडल है ना। इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, जबकि आपका जो मेमदानी है वो जिस तरह से एक ह्यूमन वर्क करता है वो उस तरह से आपका उसकी फंक्शनिंग है। कंप्यूटेशनल मॉडल वो नहीं है। देखिए इंट्यूटिव है, वेल सुटेबल टू ह्यूमन इनपुट्स, मोर इंटरप्रिटेबल एंड रूल बेस्ड है एंड हैज़ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है इसकी। सुजैनो क्या है, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, फंक्शंस वेल विद लीनियर टेक्निक्स, जैसे इसमें आपको एक इक्वेशन भी बना के दिखाई थी अभी लास्ट स्लाइड में, तो ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है ना, मैथमेटिकली ज़्यादा फंक्शन करता है। दिस इज़ वेल सूटेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस एंड फंक्शंस विद ऑप्टिमाइजेशन एंड अडेप्टिव टेक्निक्स के होते हैं, है ना। यहाँ ये एक प्रॉपर रूल या एक कोई प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करता है, जबकि मेमदानी में इस तरह से नहीं होता। ये क्या करता है, किस तरह से इनपुट्स हैं, कैसे आउटपुट आ रही है, तो ये डिसीजन मेकिंग पर, है ना, ये डिसीजन मेकिंग पर या कोई रूल बना के उस हिसाब से ये इंटरप्रिटेशंस पर वर्क करता है। तो मेमदानी टेक्निक इज़ ब्रॉडली एक्नॉलेज फॉर कैप्चरिंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इट अलाउ अस टू डिपिक्ट द स्किल इन अ मोर इंटेंसिव, मोर ह्यूमन लाइक वे। हाउएवर मेमदानी टाइप फजी इन्फ्रेंस entails a considerable computational burden. On the other hand, the second model, that is the Sujano method, is computationally feasible, है ना। बेसिक डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों मॉडल्स, ये दोनों के दोनों मॉडल ही हमारे इन्फ्रेंस में, फजी लॉजिक के इन्फ्रेंस में, इंटरफेरेंस में यूज़ होते हैं। तो जो मेन कंप्यूटेशन का ये कॉन्सिक्वेंट जो डेवलप होते हैं उसका इसमें डिफरेंस है। कंप्यूटेशनली स्ट्रॉन्ग है सुजैनो मेथड और ह्यूमन लाइक वर्किंग किसकी है, मेमदानी मॉडल की।
So it function effectively with advancement and versatile procedures, making it exceptionally alluring in versatile issues, particularly for dynamic non-linear frameworks. इफ़ देन रूल्स पर भी आपका क्वेश्चन आता है। ये इफ़ देन रूल्स कौन से हो गए? जो हम रूल बेस की बात कर रहे हैं, जो पूरा एक मॉडल आपने पढ़ा था, एक ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर देखा था फजी लॉजिक का, तो उसके अंदर आता है आपका नॉलेज बेस या रूल बेस, है ना। फजी रूल बेस क्या है? वो फजी रूल बेस है आपके इफ़ देन के रूल्स, कि ये वाली सिचुएशन है तो क्या काम करना है ना। इफ़ सर्टेन कंडीशन देन व्हाट इज़ टू बी डन, तो उनको हम कहते हैं इफ़ देन रूल। So in fuzzy logic, if-then rules are a fundamental component of a rule-based system. These rules are used to make decisions or draw conclusions based on the fuzzy sets and fuzzy logic principles. So fuzzy if-then rules enable reasoning and decision making, है ना। डिसीजन मेकिंग में जहाँ अनसर्टेन है तो किस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, किस तरह का सिस्टम हमें डेवलप करना है, क्या उसका कंक्लूजन किस तरह से वर्कआउट करेंगे, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स ने क्या बनाया हुआ होता है, एक नॉलेज बेस, है ना। काफ़ी बड़ा एक नॉलेज बेस होता है, उसके हिसाब से सारे रूल्स ऑलरेडी उस डेटाबेस के अंदर डले हुए होते हैं। कैसे वर्किंग है देखिए, कंडीशन है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे लिखा है टेम्परेचर इज़ कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई, तो हमने देन, है ना, इफ़ दिस कंडीशन, तो देन हमने क्या किया, देन कंफर्ट लेवल इज़ लो है। सो इन दिस रूल cold and high are linguistic labels associated with the fuzzy set that represent temperature and humidity. consequent में हमने क्या किया, जैसे हमने कहा मीडियम, कि देन के बाद जो है वो क्या है, हमारा consequent है। तो here मीडियम represents a fuzzy set associated with the heater's power level, क्योंकि हमने कहा if temperature cold है और humidity high है, तो हमने then हमने क्या कहा, turn on the heater to medium, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, कि अगर इस तरह का क्राइटेरिया आ रहा है, ये कंडीशन है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस या उसकी हमारी कंडीशन क्या होगी। देन डिग्री ऑफ मेंबरशिप इन फजी लॉजिक, ईच लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैज़ अ मेंबरशिप फंक्शन दैट डिटरमाइंस द डिग्री टू विच अ वैल्यू बिलोंग्स टू द फजी सेट. सो द मेंबरशिप फंक्शन डिस्क्राइब हाउ द इनपुट वैल्यूज रिलेट टू द फजी सेट. ये आपने पढ़ाई है, शुरू से आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो मेंबरशिप फंक्शन है, यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है फजी लॉजिक के अंदर, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट को कितना बिलोंग कर रहा है ना, उसकी डिग्री कितनी है. रूल इवैल्यूएशन, एग्रीगेशन एंड डीफजिफिकेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डीफजिफिकेशन में देखेगा कि डीफजिफिकेशन के भी क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, है ना. जैसे सेंट्रॉइड मेथड है, मीन ऑफ मैक्सिमम, वेटेड एवरेज, ये सारे के सारे क्या हैं, डीफजिफिकेशन के, कि डीफजिफाई हम किस बेसिस पर करते हैं. तो डिपेंड करेगा क्या किस तरह का आपका सिस्टम है, उसी के हिसाब से कौन सा मेथड हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे. तो क्या कर रहे हैं हम, डीफजिफिकेशन का बेसिकली मीनिंग ही क्या है, डीफजिफाई करना मतलब फजी को वापस से क्रिस्प में चेंज करना. तो फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन, है ना, ये प्रोसेस क्या है, डीफजिफिकेशन ही है. सो इन फजी लॉजिक, फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फजी इंफॉर्मेशन, है ना, जो अनसर्टेन थी, अनसर्टेनिटी से आप सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, कि जो भी हमारे पास, अगर कोई हमारे पास जो क्लियरिटी नहीं थी, है ना, आपको क्लैरिटी नहीं थी, और फिर आपने डिसीजन मेकिंग लगाई, रूल्स लगाए, और फिर आप एक स्पेसिफिक डिसीजन की तरफ पहुंच पाए, है ना. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा कोई एक एलिमेंट 3 है, और हमने देखा उसकी जो 3 है, उसकी मेंबरशिप जो है वो 0.2 है. तो हम आगे तक और इनपुट्स भी कंसिडर किए, तो देखा कि वो 0.2 या 0.1 इसी तरह से उसकी बिलोंगिंगनेस है. तो हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिटी की तरफ चले गए, कि हमने कहा कि ये जो इनपुट है इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे आउटपुट पे नहीं आएगा, क्योंकि 0.3 या 0.2 ही इसका कंट्रीब्यूशन है. तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट में से उस एलिमेंट को निकाल सकते हैं. तो मेंबरशिप देखते हुए कि कोई पर्टिकुलर इनपुट हमारे रिजल्ट्स पर कितना असर डाल रही है, अगर उसके होने से आउटपुट पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप अपना जो सेट है उसमें से उस इनपुट को निकाल सकते हैं. तो आप क्या हुआ, आपका जो जो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं थी, अनसर्टेन थी, वहाँ आप क्या करे गए, सर्टेनिटी की तरफ चले गए.
तो ऐसे आप फजी को क्रिस्प में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डीफजीफाई करते हैं। सो दिस कन्वर्जन इज टिपिकली नेसेसरी व्हेन यू वांट टू ऑब्टेन अ कॉन्क्रीट रिजल्ट और मेक अ डेफिनेट डिसीजन बेस्ड ऑन द फजी रीजनिंग और फजी इन्फ्रेंस परफॉर्म्ड इन अ फजी लॉजिक सिस्टम, है ना। फजी का जो इन्फ्रेंस इंजन था, जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, वो यही था कि कैसे आप डीफजीफाई करेंगे। So defuzzification is a critical step in fuzzy inference system where fuzzy rules are used to make decisions or control processes based on the fuzzy inputs. तो जो भी हमारी fuzzy inputs हैं उनकी मेंबरशिप को चेक करते हुए, इफ़ देन का रूल फॉलो करते हुए, जो भी आपका रूल बेस है, जो भी नॉलेज बेस है, उसके हिसाब से फिर क्या होगा, हम फजी से क्रिस्प की तरफ जाएंगे, डीफजीफाई करेंगे। Then the choice of defuzzification method depends on the particular problem and the behavior you want to achieve. तो अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे डीफजीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हर एक मेथड का कौन सा मेथड अडैप्ट करेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। देखिए क्या क्या मेथड हैं। एक मेथड होता है सेंट्रॉइड डीफजिफिकेशन। ये पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, दैट व्हाट आर द कॉमन मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग फजी आउटपुट्स इनटू क्रिस्प वैल्यूज़, और दे कैन आस्क यू द मेथड्स फॉर डीफजिफिकेशन, है ना। अगर आपको वो डीफजीफाई करके लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, फजी को क्रिस्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम डीफजिफिकेशन कहते हैं। तो सेंट्रॉइड मेथड क्या है, आपके की पॉइंट्स ही करके लिख सकते हैं, तो इतना भी करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। सेंट्रॉइड डीफजिफिकेशन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड ऑफ द एग्रीगेटेड फजी सेट, है ना। आपने जो डिफरेंट इनपुट से अलग अलग जो आउटपुट्स आपके आए थे, फिर उनको जब आपने एक स्टैंडर्डाइज वे में लिया, उनको एग्रीगेट किया, तो वहाँ हम किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास, है ना, कि जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं उसमें से हम एक सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं। सो इट कंप्यूट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यूज़ विद इन द फजी सेट with the weights being determined by the membership degree of the value. membership के बेसिस पर हमने क्या किया, एक weighted average कैलकुलेट किया। The centroid value is often used as a crisp representation of the fuzzy output. जो भी हमारा एक fuzzy output आ रहा था उसमें से हमने क्या किया, एक weighted average, एक centroid value निकाल ली, that will function as the crisp set, है ना। This method is commonly used in fuzzy control systems. नेक्स्ट मैथड इज़ मीन ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ तो हम क्या ले रहे थे, वेटेड एवरेज ले रहे थे, है ना, एक सेंट्रॉइड निकाल रहे थे। इसमें क्या किया हमने, मैक्सिमम वैल्यूज़ जो पीक्स थे विद इन द एग्रीगेटेड फजी सेट एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज़। मैक्सिमम वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, पीक्स, है ना, पॉइंट्स पर जो हैं, तो उनका भी हमने क्या निकाला, जो जो पॉइंट्स पे वैल्यूज़ थी, जो पीक पे वैल्यूज़ थी, उनका मीन कैलकुलेट करते हैं। It assumed that the most significant values within the fuzzy set should contribute to the crisp output. Obvious सी बात है कि जिस इनपुट का मैक्सिमम आपकी आउटपुट पे फ़र्क पड़ रहा है वही होती हैं हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। तो उन्हीं वैल्यूज़ को, जो फजी सेट की सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, उसी से हम क्या बनाएंगे, क्रिस्प सेट को बनाएंगे। तो दिस मैथड इज़ यूजफुल व्हेन मल्टीपल पीक्स एग्जिस्ट विद इन द फजी सेट, है ना। हाई वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं, तो उन हाई वैल्यूज़ का हम क्या निकाल देंगे, एक मीन निकाल लेंगे। देन वेटेड एवरेज, बाइसेक्टर डिफजिफिकेशन एंड अदर कस्टम मेथड्स। तो डिफरेंट ये मेथड्स हैं। बाइसेक्टर में क्या हो रहा है, देखिए बाइसेक्ट्स का मतलब हो गया इक्वल पार्ट्स, कि बाइसेक्टर डिफजिफिकेशन क्या करेगा, आइडेंटिफाइज द पॉइंट एट विच द एरिया अंडर द फजी सेट इज डिवाइडेड इनटू two equal parts. So it is often used when you want to find a central or median value within the fuzzy set. जब आपको एक बिल्कुल बीच की सी कोई वैल्यू चाहिए होगी तो आप बाइसेक्टर डिफजिफिकेशन का यूज़ करेंगे, है ना। एवरेज, जब वेटेड एवरेज के आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनका वेटेड सम है, तो आप एक वेटेड एवरेज वाला मेथड जब यूज़ कर रहे हैं तो डिज़ायर्ड आउटपुट में आपको जो लेना है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देनी है ना, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैपिंग फजी आउटपुट्स टू क्रिस्प वैल्यूज़, वहाँ हमारे पास एक वेटेड एवरेज वाला मेथड है। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डीफजिफिकेशंस